जब मैं सौरभ के बगल में बैठी थी ना, तो ना आने वाले दिनों का खौफ था, न बीती हुई बदकिस्मतियों की कड़वाहट। कल रात मुझे लगा कि सब ठीक चल रहा है। अकेलापन बहुत बुरा होता है राजीव, और वैसे भी आजकल के ज़माने में हर दूसरा आदमी अकेलेपन का शिकार हो गया है। हमारी ज़िंदगी की रफ्तार इतनी बढ़ गई है, इतने टेंशन्स हो गए हैं, इतनी गलत फहमियाँ होती हैं, रिश्ते टूटते हैं, शादियाँ टूटती हैं, और नतीजा अकेलापन। बेवकूफ बनाने के लिए सारी दुनिया तो पड़ी है, और फिर इतने बुरे कारीगर भी नहीं है। तुम्हें बनाना है तो कुछ बेहतर बनाएंगे, क्योंकि बेवकूफ तो तुम ऑलरेडी। ऋषभ, मैं खामखा सीरियस हो गई थी। बताने लायक कुछ किया होता तो बता देना। इन पुलिस वालों का भी समझ में नहीं आता, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए और जाहिर ही करते हैं कि तहकीकात बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, और नतीजा देखो, जीरो। एकदम पागल जैसी हो गई, चीखने चिल्लाने लगी। गई तो मैं उन्हें संभालने थी, पर मैं इतना डर गई कि वहां से भाग गई। मेरे बस में नहीं था उन्हें संभालना। मेरी मांगे आप जल्दी से जल्दी पूरी कर दीजिए, वरना आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। उल्टी गिनती गिनना मैं आज से शुरू कर रहा हूं, या फिर मेरी मांगे पूरी कर दीजिए आप। That's enough, केडी। तुम्हारी बातें अब बोर करती हैं। तुम्हारी बातों से डर तो लगता नहीं, हाँ कभी कभार हंसी आ जाती है। तुम्हारी ये धमकियां सिर्फ तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर सकती हैं और किसी का नहीं। रोगे मिस्टर महन मल्होत्रा, धाड़ मार मार कर रोगे तुम। पूरा मल्होत्रा खानदान कोरस में बैठकर रोएगा करण की मौत पर। लेकिन तुम तो अभी से रो रहे हो केडी। यकीन नहीं आता तो खुद अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुन लो। तुम्हारी चीखें आंसू में डूबी हुई हैं। तुम्हारी बेबसी चिल्ला रही है, क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्री को बर्बाद करने के चक्कर में तुम अपने आप को एक बार खुद बर्बाद कर चुके हो, और अब दूसरी बार बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। ये गलतफहमी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी महन मल्होत्रा। मेरी बात मान लो, वो कागजात मेरे हवाले कर दो। जानते हो, तुम दुनिया के लिए भले ही कितने भी महंगे क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल सस्ते। तुम्हारा भाव हमारी नजर में 2 कौड़ी का है, रहेगा, और हमेशा ही ऐसा होगा। किसी भी गलतफहमी में मत रहना केडी। हमारी रहमदिली को हमारी कमजोरी मत समझो। हम जब चाहें रंजीत, ताऊजी और तुम जैसे जानवरों को चुटकी भर में खत्म कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रूव दैट। तुमने जंग का ऐलान किया है महन, तुम्हारी ये ललकार मुझे कबूल है। अब देखते जाओ क्या होता है। तो ठीक है केडी, जो करना है कर लो। मैं भी देखना चाहता हूं आखिर तुम्हारी औकात है क्या, समझे? किसका फोन था? कोई नहीं यार, तुम बैठो। केडी का फोन था, वही धमकियां दे रहा था, खोखली धमकियां। क्या कह रहा था? जस्ट डोंट बॉदर। मुझे चिंता है सिर्फ रंजना भाभी की। आई थिंक आई शुड चेंज एंड गो एंड सी हर। मैं भी मिलकर आता हूं। न्यूयॉर्क की फ्लाइट लैंड हो गई है? जी अच्छा, थैंक यू। हाय बबली। हाय प्रहलाद। हाय पूजा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। नानी माँ कैसी है? तुम खुद ही चल कर देख लो। ओके चलो। चलो। ये क्या है पूजा? सूटकेस? अब तुम दोनों वापस आ गए हो तो ये घर इतना छोटा है कि हम साथ में नहीं रह सकते? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि प्लीज प्लीज पूजा, ऐसे क्या तुम्हारे मन में नहीं आने चाहिए। शायद तुम भूल गए हो, लेकिन तुम्ही ने तो मुझे नई जिंदगी दी थी, और तुम्ही तो नानी माँ का ख्याल रखती हो। चलो पूजा, नानी माँ को देखते हैं। समिता, मैं बिल्कुल मिर्च मसाला लगा के नहीं बोल रहा हूँ। तू अगर बड़ी मेम साहब का हाल सुनेगी ना तो तेरा दिल भी डर जाएगा। आजकल वो बिल्कुल पागलपन जैसी हरकत करती है। पता है शंकर, ये डर तो मुझे पहले से ही था। उन्होंने पहले भी ऐसी कई हरकतें की है कि उसे देखकर दिल दहल जाता था। कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि उनके साथ बुरा हुआ
या उन्होंने खुद अपने आप का बुरा कर लिया? सुनीता, मुझे तो बड़ी मालकिन और मेरी कहानी एक जैसी लगती है। हम उनमें से हैं कि जिनके साथ अगर बुरा हुआ ना तो अपने आप को ही बर्बाद करने का तरीका अपना लेते हैं। अब देखना, मुझे पैसा कमाने का बुखार ऐसा चढ़ा कि मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। जो कुछ रंजना देवी के साथ हुआ है वो दुनिया के और औरतों के साथ भी होता है, लेकिन क्या सब पागल थोड़ी हो जाती हैं? अब तुझे देख, तू भी गरीब थी, मैं भी गरीब था, हाँ, लेकिन मुझे पैसा कमाने का ऐसा चस्का लगा कि मैं अपना सुख चैन सब खो बैठा। और तू किसी एक के साथ वफादार बनी रही तो आज तेरा अंजाम देख और मेरा हशर देख। शंकर, मेरा अंजाम थोड़ी मेरा हासिल किया हुआ है, ये तो एक खूबसूरत इत्तेफाक है। वरना मेरे ऐसे पुण्य कहाँ कि मुझे इतनी अच्छी जिंदगी मिले। ये तो किसी की दुआ और मीम साहब की कृपा का फल है। और सुनीता, तुझे पता है मल्होत्रा खानदान में जैसे किसी का श्राप है आजकल। सारे ही छटपटा रहे हैं, सारे ही तड़प रहे हैं, पूरा माहौल जैसे उबल रहा है। और आजकल वहाँ की ताज़ा खबर क्या पता है? क्या? कहते हैं केशव साहब का खून बड़े ताऊजी ने किया था। क्या? ताऊ जी? अपने ताऊ जी? ये दौलत वालों की दुनिया में सगी सिर्फ दौलत होती है और कुछ नहीं होता। प्रहलाद, क्या हो गया नानी माँ को? वो इतनी कमजोर, इतनी लाचार क्यों है? वो इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी प्रहलाद। शी वाज स्ट्रॉन्गर देन मी, और आज देखो वो जैसे कि बिल्कुल बेजान हो गई है। इसके बारे में कोई क्या कर सकता है बबली? What do you mean कोई क्या नहीं कर सकता? What do you mean कोई कुछ नहीं कर सकता? हम नानी माँ को अमेरिका ले जा सकते हैं और वहाँ के डॉक्टर्स नानी माँ को बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। प्रहलाद, मैं डॉक्टरों को इस बारे में बोल चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि जस्ट शट अप पूजा, जस्ट शट अप, चुप हो जाओ। डॉक्टर्स इंसान है, कोई भगवान नहीं। वो भी गलत हो सकते हैं। What do you mean? अगर तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए तुम नानी माँ को अमेरिका ले जाना चाहती हो तो जरूर ले जाओ, लेकिन तुम दोनों का कहना ये है कि मेरी नानी माँ पहले जैसे नहीं हो सकती। प्रहलाद, are you trying to tell me मेरी नानी माँ कभी ठीक नहीं हो सकती? बबली, नानी, आ गई मेरी लाडली, तू आ गई बेटा। आ गई ना, आ गई ना मेरी बेटी, मेरी लाडली आ गई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप लोग कुछ तो ऐसा करिए ताकि हमें इस बात की तसल्ली हो कि आपका सहारा हमारे साथ। दो इतने संगीन जुर्म हो गए लेकिन आपका साथ हमें कहीं नजर नहीं आया। न रक्षंदा के कत्ल के केस में, ना ही करण के किडनैप के केस में। और उन किडनैपर्स की हिम्मत देखिए, वो मेरी माँ रंजना देवी को फोन पर डरा धमका रहे हैं। और इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ दिल की मरीज है, दिल का एक दौरा उन्हें ऑलरेडी पड़ चुका है। कम से कम इस मामले में क्या मैं आपसे मदद की उम्मीद रख सकता हूँ? देखिए मिस्टर ऋषभ, हम आपके साथ पहले भी थे और अब भी हैं। आज भी हर केस को हम सॉल्व करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हम आपको बहला नहीं रहे। इस बात से साबित होता है कि रंजना देवी के पास जितने भी धमकी भरे फोन आए हैं वो सब हमने सुने हैं। और इसके बावजूद आप लोग कुछ नहीं कर पाए? हम लोग उन पर अभी रोक लगाना नहीं चाहते। रंजना देवी और मिस्टर करण सिंह के घर की टेलीफोन लाइंस टैप करके हम लोग मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी फोन्स आए वो अलग अलग टेलीफोन बूथ से आए थे। रंजीत और केडी एहतियात तो बरत रहे हैं। हम लोग अभी तक उन लोगों को पूरे शहर में तलाश कर रहे थे, लेकिन अब हमने
एक खास टारगेट बना लिया है। वो लोग हमारे हाथ कभी भी लग सकते हैं। तो इंस्पेक्टर साहब, ऐसे में आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मेरी सलाह तो यही है कि आप रंजना देवी के साथ रहें और रैंसम के बारे में आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं मुझे इत्तला करें, ताकि मैं भी अपनी तैयारी कर सकूं। जी। अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे इतना डर लगा, सचमुच का डर। मैं बहुत घबरा गई थी। बड़े दावे के साथ मैं रंजना आंटी का ख्याल रखने गई थी, लेकिन उनकी तबीयत तो मेरे बस के बाहर हो गई। I'm just really sick. बेटा, रंजना आंटी की तबीयत सबके बस के बाहर है। उनकी मर्ज की अगर कोई दवा है तो वह सिर्फ करण है। लेकिन हालत का इस कदर बिगड़ जाना, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा। रंजना आंटी की उम्र में रिश्ते खोना पूरी जिंदगी को बेमायना कर देना हुआ। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? इंसान अपनी जिंदगी में, अपनी जवानी में अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने में लगा रहता है, भागदौड़ में लगा रहता है, और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान रुककर सांस लेता है और पीछे पलटकर अपने अतीत को देखता है, इस ख्याल से कि शायद मेरी लंबी चौड़ी दुनिया पीछे खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। मगर उस वक्त उसे कोई नजर नहीं आता और फिर सारी उम्र बेमायने हो जाती है। पूरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रहता। रंजना देवी की जिंदगी में ऐसा ही हुआ बेटा। अगर जीने का कोई मकसद था तो सिर्फ करण। He used to give her meaning in her life. और अब वो नहीं है तो वो घबरा गई हैं, छटपटा रही हैं। लेकिन जब हम सब उन्हें प्यार देने को तैयार है तो? नहीं बेटा, बहुत देर से और बड़े दिनों के बाद मुझे जिंदगी का निचोड़ समझ में आया है। एक औरत की हस्ती बनाते हैं सिर्फ दो इंसान, या तो उसका पति या फिर उसकी औलादें। मगर अफसोस ये है कि ना रंजना देवी और ना मैं अच्छी पत्नी बन सके और ना अच्छी माँ। ये तो शुक्र करो कि मैं वक्त पर संभल गई, वरना मेरी भी यही हालत होती जैसे तेरी आंटी की हुई है। अच्छा सुनो, अभी अकेले बैठ के सोचो मत। हाँ, मैं जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। बाय बाय। जिंदगी इतनी आसान चीज भी नहीं है। कम इन। तुम? कमिंग। देखिए कौन आया। वेलकम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए 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 बहन जी, प्लीज कम। बैठिए। सुनील, तुम भी कमाल की हो, मुझे क्यों नहीं बताया कि ये लोग आ रहे हैं? मैं भी स्टेशन आता है इन्हें लेने। नहीं, दरअसल मैंने सुनील से कहा था कि मैं महन बाबू को अचानक मिलना चाहता हूँ, ताकि उनके दिल में कितनी नाराजगी है वो उनके चेहरे पर दिखाई देगी, और उसी नाराजगी के मुताबिक मैं अपने बर्ताव की माफी मांग लूंगा। एक बात बताइए, आपको मेरे चेहरे पर जरा भी नाराजगी नजर आ रही है? नहीं ना? खुशी नजर आ रही होगी, क्योंकि आप लोग को देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग ने मुझे माफ कर दिया है। आप दोनों के बीच माफी और शुक्रिया का जो भी लेन देन हो, मुझे तो अपनी बहू से माफी मांगनी है। उसके साथ हमारा ऐसा बर्ताव था जैसे मंदिर में कोई कीचड़ पोत दे। हाँ बहन जी, आप बड़ी हैं, भूल जाइए उन सब बातों को। इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। महन बाबू, अगर आप चाहें तो शादी की तैयारी के बारे में बात कर लें। यस ऑफ कोर्स, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। रंजना भाभी की तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे वहां जाना है इसी वक्त। ओहो। एक काम करें, शीला अभी आती होगी, आप खाना खाए बगैर बिल्कुल नहीं जा सकते। आप इंतजार कीजिए, मैं बस गया और आया। लुक आफ्टर देम, ओके? प्लीज वेट फॉर मी। थैंक यू। तुम मेरा नाम याद करने की कोशिश कर रही हो, या फिर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये नाम वाला तुम्हारे घर के दरवाजे पर कैसे आ गया? ताजुब मुझे इतना नहीं हुआ,
जितना कि मेरे घर के दरवाजे को। प्लीज प्लीज कम एंड सिट वॉल्टर, बैठो। नीतू, मैं कई महीनों से तुम्हारी खामोशी सुनता आया हूं, कुछ तो कहो। सूझ ही नहीं रहा कि क्या बात करूं। ऐसा सिर्फ दो ही सूरत में होता है। एक तो तब जब इतनी सारी बातें करने को हो कि समझ में ही नहीं आए कि कहां से शुरू करें, और दूसरा तब जब बात करने को कुछ भी नहीं होता। पता नहीं दोनों सूरतों में से मुझ पर कौन सी सूरत लागू होती है। जब तक मेरे समझ में आए तुम कुछ बात करो ना। तुम कैसी हो नीतू? तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? ऐसा कुछ खास भी नहीं है कि कुछ बताने लायक हो। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसे है? I'm sure बहुत कुछ होगा बताने लायक। हाँ नीतू, मैंने तो कनाडा जाकर ऐसे झंडे गाड़ दिए कि वो अमेरिका तक दिखाई देने लग गए। लोगों का तो कहना यह है कि ऐसी सक्सेस स्टोरी जैसी कि मेरी है म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत कम है। मानता हूं मेरे को शुरू में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन बाद में जब कामयाबी मेरे हाथ लगी ना, तो ऐसी लगी कि उसने तो मुझे बस सीने से लगा लिया। मुझे अपने सीने से अलग करके कोई तो काम की चीज सीने से लगाई। नीतू, अगर तुम मेरे साथ कनाडा चलोगी ना, तो तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि ये वही बेरोजगार वॉल्टर है जो कि यहाँ पर सुनील से कॉम्प्लेक्स खाया करता था। आज तो सुनील भी 10 लोगों के बीच में बड़े फख्र के साथ कह सकता है कि वॉल्टर कनाडा की म्यूजिक इंडस्ट्री पर छा गया है। मैंने तो अपना बीट ग्रुप भी फॉर्म कर लिया है। मेरे पास बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनीज के ऑफर आते हैं। और याद है, तुम्हें याद है नीतू, यहाँ पर एक छोटी सी म्यूजिक कंपनी ने मुझे कैसे रुलाया था? देखना नीतू, वही म्यूजिक कंपनी अब मेरे पास घुटने टेक कर आएगी, देखना तुम। नीतू, तुम खुश नहीं हो? नो, ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैडम, खुशी के एक्सप्रेशंस चेहरे पर भी तो दिखाई देने चाहिए ना। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है नीतू। वॉल्टर, तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है वो मुझे सब याद है। और अब मुझे तुम्हारे लिए एक शानदार डिनर पार्टी देनी है। आजकल में चलते हैं हम लोग। हाँ, शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा